गुड इवनिंग। सभी को वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग। यस मैम। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड। ठीक है, कंप्लीटली इस पे हम बात करेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड अगर हम नेट एग्जाम में देखें तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप में से कितने ऐसे जिन्होंने कभी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है या थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, या आप में से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप सभी इसको? नहीं मैम, पढ़ा है। देखो, यहाँ पर अगर हम नेट एग्जाम के बेस पर देखें तो कभी भी जैसे हमारा हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक होता है तो डेफिनेटली इसमें ना बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें मेनली क्या करना है, उन चीजों पर फोकस करना है जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक आपका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इकोनॉमी हुआ, आर्ट और आर्किटेक्चर हुआ, ये कुछ ऐसी चीजें जो मैक्सिमम रिपीट होती है, तो इनकी नॉलेज हमें इससे रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत किसने करी, यानी इसके फाउंडर कौन है, बता सकते हैं? और वो भी आपको ना रूलर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में भी याद रखना, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया तो सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि कौन से रूलर पहले आए और कौन से बाद में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके गुप्ता डायनेस्टी की अगर मैं फाउंडर की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियस है इसको किसी ना किसी ने इस्टेब्लिश किया ही होगा, उसके बाद इसको आगे किसी ने बढ़ाया होगा। तो यहाँ पर अगर हम आपके गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडर की बात करें तो सबसे पहले इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी आपके श्रीगुप्त ने। ये इसके फाउंडर है। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद नेक्स्ट हमें रूलर याद रखना है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखो, वैसे कभी भी हम कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपके हर एक डायनेस्टी में कई सारे रूलर्स जो है वो रूल करते हैं। ठीक है, बट हमें सारे रूलर्स नहीं पढ़ने होते, हमें सिर्फ क्या करना है, उन्हें ही करना है जिन्होंने कभी कुछ यहाँ पर किया या इनके वजह से ये डायनेस्टिक पीक पर पहुंची है, सबसे ज्यादा विस्तार हुआ जिसके समय पर, वो सब उन्हीं रूलर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट से पहले एक रूलर आपको और याद रखना है जो कि है आपके घटोत्कच। ठीक है, आप में से कई ऐसे जो मैक्सिमम गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट बताते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। देन यहाँ से आपकी शुरुआत होगी चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखो, यहाँ पर आप में से कई ऐसे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर जब आप मौर्यन डायनेस्टी पढ़ते हो तो उसमें भी ये नेम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने यहाँ पर रूल किया। उसके बाद इनके बेटे आए समुद्रगुप्त। आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर आपके रूलर्स है, मोनार्की सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मोनार्की सिस्टम की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, या बता सकते हो कि हम इस टाइम पर जो रूलर है वो इलेक्ट किए जाते थे, यानी इलेक्शन के थ्रू हम इन्हें चूज करते थे, या फिर कुछ और मेथड होता होगा? चीजें आप मतलब समझ में नहीं आए मैंने आप लोगों से क्या पूछा, या आपको पता नहीं है? कोई भी डायनेस्टी आप पढ़ते हो, जरूरी नहीं है कि गुप्ता डायनेस्टी ही हो, लेकिन अगर हम बात करें कोई भी डायनेस्टी जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो राजा होता है यानी जो रूलर होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? हेरिडिटरी होती है। इट मींस उसी के फैमिली जी मेंबर्स हाँ। में। हाँ, जी हाँ, फैमिली मेंबर्स ही बनते रहते हैं। ठीक है, और उसमें भी जो एल्डेस्ट सन होगा यानी जो उनका बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो चाहे कैपेबल हो या नहीं, फिर भी नेक्स्ट रूलर वही बनते हैं। ठीक है, आज के टाइम में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती कि जो काम फादर ने किया है वही बेटा भी उसको कंटिन्यू करे, नहीं, आज हमारी चॉइस है, हमें अगर जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें जाते हैं, राइट? लेकिन उस टाइम पर ये नहीं था। तो वही बात है कि यहाँ पर इतने सारे रूलर्स हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि डेफिनेटली हर एक रूलर पावरफुल नहीं होगा
और हर एक रूलर के टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये डायनेस्टी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर उसने विस्तार किया होगा, एक्सपेंशन नहीं। कोई वीक रूलर भी होगा और कोई बहुत पावरफुल भी होता है। अब अगर हम इस डायनेस्टी में बहुत सारे में से सिर्फ इतना ही याद रखना, और सबसे कभी भी कोई भी डायनेस्टी हम पढ़ते हैं ना, तो उसके आपको फाउंडर और लास्ट रूलर आने चाहिए, ठीक है। तो फाउंडर मैंने आपको बता दिया कि आपके गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो श्रीगुप्त है, और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर यानी जो आखिरी शासक है वो विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज क्रोनोलॉजिकल ये याद कर लेना जो आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड, ठीक, क्योंकि कभी-कभी क्या होगा, वैसे तो इससे भी बात आपकी बन जाती, लेकिन टाइम पीरियड भी हमें पता होना चाहिए, तो टाइम पीरियड भी मेंशन कर लेते हैं। श्रीगुप्त का जो टाइम है वो 240 से 280 एडी यानी ईसवी का माना जाता है, ठीक है। अब एडी का टाइम आपका स्टार्ट होता है। घटोत्कच की मैं बात करूँ जो नेक्स्ट रूलर बने, उन्होंने 280 से लेकर के 319 एडी यानी ईसवी तक रूल किया, और फिर आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड 319 से 335, एग्जाम में भी इसके अप्रोक्सीमेटली आपको टाइम पीरियड मिलेगा, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना टाइम पीरियड। लेकिन हाँ, रूलर्स का ये क्रोनोलॉजिकल डेफिनेटली ऐसे ही आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कम से कम 100 में से 15 टू 16 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज, इसमें भी कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं। तो ये इसलिए सबसे पहले कभी भी को आप अपने अकॉर्डिंग भी सेल्फ स्टडी करते हो ना, कोई भी डायनेस्टी जब आप स्टार्ट करते हो, पूरी कोशिश करो कि पहले हम उस रूलर्स के बारे में क्रोनोलॉजिकल बेस पे पढ़ लें। और जैसे आप एंशिएंट शुरू करते हो, मेडिएवल या मॉडर्न, तो आपको टॉपिक भी उसी सीक्वेंस से करना चाहिए। मतलब कौन सी डायनेस्टी पहले आई, फिर बाद में कौन सी आई, ये भी आपको नोट करना चाहिए। फिर आप उसको स्टार्ट करो, ताकि आप ये डेली इस तरीके से रिवाइज करोगे ना, तो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है फिर हम उसको इजीली से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है 335 से 375 एडी का टाइम पीरियड माना जाता है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे, इनका टाइम पीरियड 375 से 415। फिर आएंगे कुमारगुप्त। तो गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम देखें तो ये सारे रूलर ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मतलब इन सारे रूलर से आपको क्वेश्चन मिलते ही है। अभी हम पहले कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि आपके नेट पे यहाँ इस डायनेस्टी से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आप में से किसने इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लिया है कि हाँ, अगर यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करें तो एक बार को हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? है आप में से कोई ऐसा, किसी ने इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करा? यस मैम। डेली आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने एक एक टॉपिक कंप्लीट कर पाओ, तभी आप जून में अगर आप में से कोई भी जून के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तभी सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज हिस्ट्री का सिलेबस बहुत है। अगर आप अभी तक गुप्ता डायनेस्टी तक नहीं पहुंचे तो सोचो, क्योंकि आपका हाफ फेब्रुअरी तो निकल गया है, अब आपके पास कितना ही टाइम है। मई का टाइम तो हम लेकर चलते हैं कि पूरा हमारा प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, हमारा जो सिलेबस है वो कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाफ मई तक तो खास तौर से पूरा हो ही जाना चाहिए कैसे भी करके, ताकि उसके बाकी का टाइम क्या होगा। और नोट्स जरूर बनाओ, चाहे शॉर्ट नोट ही, ठीक है। और इस तरीके की चीजें भी साथ में, क्योंकि फिर वो आपके रिवीजन के टाइम पर काम आता है। गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये जो साम्राज्य है इसका राइज आपको कौन से टाइम पर देखने को मिलता है? 3rd सेंचुरी एडी यानी तीसरी शताब्दी ईस्वी का टाइम था, जब आपकी, क्योंकि यहाँ पर ना स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये भी मेंशन करना है कि ये डायनेस्टी कब शुरू हुई, जब आपकी जो सातवाहन डायनेस्टी है, कुषाण डायनेस्टी है, ये जो डायनेस्टी थी जब इनका डिक्लाइन हुआ, तब आपकी गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इनका ऑल टाइम फेवरेट है, ये आपका मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर भी पूछते हैं और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर भी आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी जो है ये किसका फ्यूडेटरीज आपको देखने को मिलता है। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, कुषाण डायनेस्टी का है या फिर सातवाहन डायनेस्टी का है। बताओ किसका ये आपका सामंत, आपने फ्यूडलिज्म पढ़ा है ना सभी ने, तो सामंत आपको बताना है कि किसका जागीरदार था,
किस कुषाण डायनेस्टी का या फिर सातवाहन? बहुत क्वेश्चन आता है। 2 ही ऑप्शन है, जो भी आपको सातवाहन। ठीक है, एक के अकॉर्डिंग सातवाहन है, बाकी कोई दूसरा? जिसको जो ही मैंने आपको सातवाहन है। ओके, आपको भी सातवाहन ही लग रहा है, ठीक है, बाकी सबको? हमें साथ में क्वेश्चंस भी ऐसे सॉल्व करने हैं। आप लोग यहाँ गलत करोगे, जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको याद आएगा कि हाँ, हमने यहाँ पर ये चीज मिस्टेक की थी, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, ये नहीं है हम आए हम क्लास लेकर चले गए तो फिर फायदा ही नहीं आपका क्लास लेने का। तो यहाँ पर अगर हम आए तो ऑब्वियस है हमें कुछ ना कुछ सीख कर भी जाना है। ठीक है, तो जल्दी से जो बोल नहीं पा रहे हैं वो लिख तो सकते ही हैं, तो आप चैट पर भी मेंशन कर सकते हो कि गुप्ता डायनेस्टी जो है वो किसके फ्यूडेटरीज थे। चलो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऐसे तो हमारा टाइम चला जाएगा। देखो, फ्यूडेटरीज अगर मैं गुप्ता डायनेस्टी की बताऊं तो वो सातवाहन नहीं है, आपके कुषाण है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ये सोचकर बोला होगा ना कि सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पर ही लैंड ग्रांट सिस्टम की शुरुआत हुई थी और लैंड ग्रांट सिस्टम फिर आगे जाकर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर भी लोगों ने फॉलो किया है ना। तो एक बार को आपको लगा कि ये इसके फ्यूडेटरीज है, नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कुषाण होगा। और कुषाण डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उत्तर प्रदेश में। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट ये जो गुप्ता डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति आपके जो फोर वन आपके जो वन फोर वन सिस्टम जो आप करते हो उनमें से कौन सा माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्ता जो ओरिजिन है ये आप में फोर वन सिस्टम सभी ने पढ़ा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो कुछ इतिहासकार का क्या मानना है कि ये आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वैश्य से। ठीक है, लेकिन कुछ आपके ऐसे स्टोरियंस भी हैं जिनका मानना है कि गुप्ता डायनेस्टी में हमें इनका कोई वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है नहीं, इनका कोई वर्ण बैकग्राउंड है ही नहीं, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछूं गुप्ता डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी में से लार्ज डायनेस्टी कौन सी थी? मैम गुप्ता। ठीक है, एक का मानना है कि आपकी गुप्ता डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी से, ये वर्ड्स याद रखना मेरे, इस स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चंस के टाइम मिलेंगे क्योंकि मैं सारी चीजें एज इट इज तो नहीं लिखी। गुप्ता डायनेस्टी, अच्छा क्यों आप लोग ऐसा कह रहे हो ये बता सकते हो? अच्छा, आप सभी अभी जून 26 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो नेट के लिए, या अभी स्टार्ट किया, या आप सभी पहले से एक अटेम्प्ट किया है आपने, या सडनली बस अभी हमने ये हुआ है कि यस जून में हम देने की सोच रहे हैं? सबको अपना इंडिविजुअली बताना है। नहीं, मैम जून में देने के लिए सोच रहे हैं। नहीं ठीक है, सोच रहे हैं तो आप लोगों ने लाइक होता है ना, आपका फर्स्ट अभी स्टार्ट किया है, तो ये है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस सब कुछ एनालाइज किया है, या बस सोचा है कि चलो एक देकर देखेंगे, ऐसा कुछ है? या पहले से आपने स्टडी स्टार्ट होता है ना कि अब हमें जून में देना है, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों ने एक टाइम टेबल या स्टार्टिंग तो किया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि जून में एग्जाम देना है तो आप लोगों ने अब तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया होगा, कि आपके जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है या कुछ। देखो यहाँ पर आप लोगों के थोड़े इससे रिस्पॉन्सिव समझ में आया कि आई थिंक बेसिक भी आपका मे बी क्लियर नहीं है। अगर आप गुप्ता डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी जब पढ़ोगे, मौर्यन पढ़ना तो गुप्ता अपने आप अभी हम पढ़ ही रहे तो आप समझ ही जाओगे। गुप्ता डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, सॉरी मौर्यन डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी वाज नॉट एज लार्ज एज द मौर्यन, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी बड़ी है? मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो जब आपने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कहाँ तक उसने अपना रखा, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में हम उसको देखते हैं। लेकिन बस ये याद रखना, ये ऐसी चीजें ही आपके एग्जाम में आती है,
नॉर्मली तो हमने चीजें पढ़ी होती कि ये रूलर्स थे, इन्होंने ये करा वो करा, वो आप कर लोगे एक बार को। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, और स्टेटमेंट, तो वहीं पर हम फंस जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया, सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था जिससे हम एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे। तो आज इस क्लास के बाद मे बी आपको समझ में आ जाए कि जब आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये क्लियर हो गई, गुप्ता एम्पायर जो है वो लार्ज नहीं था, मौर्यन डायनेस्टी थी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी जो है इसने अपना विस्तार, एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं, आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इसका विस्तार आप देखोगे तो इसने कहाँ तक करा, क्योंकि ऑब्वियस है। अच्छा ये बताओ, कभी भी कोई भी डायनेस्टी यहाँ पर अपना विस्तार कर रही है तो क्यों करती होगी? उसका मेन रीजन क्या होगा? क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं ना जो नए हैं, जो बैच में हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन आप बताओ, ताकि आज आप ये क्लास लो तो कुछ नॉलेज आपको भी हो जाए कि आखिरकार हम ये विस्तार करते क्यों हैं, अपने साम्राज्य को हम बढ़ाने में लगे क्यों हैं? जितना उतने में भी तो खुश रह सकते थे ना। तो गुप्ता डायनेस्टी ने तब तक, रिवेन्यू ज्यादा आएगा। बताओ। तो रिवेन्यू ज्यादा आएगा ना मैम, ज्यादा विस्तार होगा तो। अच्छा, ठीक है, विस्तार करेंगे तो रिवेन्यू के पर्पस से कर रहे हो, ऐसा आपका मानना है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? मैम व्यापार भी बढ़ेगा इससे। व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, और एक उसकी राजा की शक्ति का भी विस्तार होगा कि हाँ राजा का इतना दूर तक है तो उनके दूसरे लोग भी डर के रहेंगे, आगे इतना मतलब शक्तिशाली राजा है। बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या है, हम जब कभी भी कोई भी अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है पहले तो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम, ये मॉडर्न टाइम में अयोध्या में ये साइट्स आपको देखने को मिलती है, दोनों ही, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और ये नोट्स जो मैंने अभी लिखे हैं ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम अगर अपना विस्तार कर रहे हैं तो सबसे पहले पावरफुल के लिए। क्यों? आप एक चीज देखो कि अगर ये गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है, और अब ये अपने दूसरे अदर टेरिटरीज पर अटैक करने में लगा हुआ है, ठीक है, और मान लो इसने अटैक कर लिया और इसने इन सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो डेफिनेटली ना कि अब यहाँ के लोग और जो इससे जुड़े हुए और होंगे, तो वो इसके क्या बन गए होंगे? अब दुश्मन बन गए होंगे ना। क्यों? क्योंकि भाई इसने इनके सारे साम्राज्य को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो यहाँ पर अब इसके कितने सारे दुश्मन बन जाएंगे, तो ऑब्वियस है अब ये लोग भी, ऐसा टाइम आएगा जब इस पर अटैक करेंगे। तो अटैक करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा और पावरफुल भी बने रहना पड़ेगा, ताकि सामने वाला हम पर अटैक करने से पहले सोचे। ठीक है, तो वो इसीलिए हम अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। जैसे आज इसकी इतनी बड़ी डायनेस्टी थी, जब ये राजा बने, मान लो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही आपका डायनेस्टी था। वो जब राजा बन के आ रहा है तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है, जितना, क्यों? ताकि ये और पावरफुल दिखे, आगे और रूलर आएंगे वो और करेंगे। कुछ ऐसे रूलर होंगे जो जितना था उतने में बैठे रहेंगे, वो कोई विस्तार नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो वीक तो नजर आएंगे ही, क्योंकि सामने वाला की जो नजर है वो किस पे, इस पर होती है कि अब हमें इस पे अटैक करना है, तो वो किस चीज का वेट करेगा कि सामने कोई ऐसा वीक पर्सन आ जाए और हम उस टाइम अटैक करें, तो आराम से हम उस साम्राज्य को क्या करेंगे, उस डायनेस्टी को डिक्लाइन कर पाओगे। यही होता है ना। अगर मेरे से ज्यादा पावरफुल सामने कोई बैठा है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बैठी रहूंगी, मुझे पता है मैं इतनी पावरफुल हूं नहीं। तो जब तक सामने कोई वीक ना है या मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तब तक मैं उस पर अटैक करने का मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई वॉर होता है या मुझे अटैक करना है तो मेरी इकोनॉमी पे इफेक्ट भी तो पड़ेगा, और मेरे पास इतनी आर्मी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए कभी भी ये जो एम्पायर हो या पीछे जो आपने सिविलाइजेशन जब पढ़ा होगा, उसमें भी यही मेन पर्पस होता था कि हम अपने आप को क्या करें, पावरफुल। आज आप देखो कि कभी, ठीक है, हम पावरफुल हैं या नहीं वो तो हमें बाद में पता चलता है, समझ रहे हो आप, लेकिन अगर हमें कोई देखे और हम देखने में लग रहे हो कि हाँ हम पावरफुल हैं, तो सामने वाला एक बार को सोचेगा। मान लो आपका बहुत बड़ा घर है, ठीक है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आप कितने वेल्दी पर्सन हो। जरूरी है कि आप वेल्दी हो? एक टाइम पे था आपने घर बना लिया, लेकिन अब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इतना है कि हम बस खा ले बहुत है। ये सामने वाले को क्या लग रहा है, आप कितने अमीर हो। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ आपका घर देखा।
या वो भी किसी और के थ्रू बना था, वो नॉलेज सामने वालों को नहीं है, सिर्फ उसने ये चीज देखकर वो कर लिया। चीजें तो बाद में पता चलती है ना, जब हम साथ में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तब हमें पता चलता है। ऐसे ही तो पहले अगर हमें किसी को अपने डरा कर रखना है कि वो मुझ पर अटैक ना करे, और मुझे ये ना समझे कि कोई भी मुझ पर आराम से, मान लो इस राजा ने, इसके पास आर्मी ना हो, लेकिन इसने अपने साम्राज्य का विस्तार अच्छा खासा कर लिया। अब कोई दूसरा यहाँ पर अटैक करने की सोचेगा, उसे ये थोड़े पता है कि इसके पास आर्मी है या नहीं। पहले तो वो इसका ये साम्राज्य और ये देखकर सोचेगा कि पावरफुल रूलर लग रहा है, हमें थोड़ा सोचना होगा या और प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब हम करेंगे। समझ रहे हो? और बातें पता कब चल जाएंगी, मान लो हमने कुछ नहीं सोचा और हम अटैक करने लगे कि देखा जाएगा, हार जाएंगे, लेकिन चलो अटैक करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि सामने वाले के पास इतनी आर्मी थी ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपने आप को सेव करना है, तो पहले हम अपने आप को इस तरीके का, क्योंकि होता है सबसे पहले इंसान बाहर से ही देखता है, अंदर तो हम बाद में बात करते हैं, जब हम उससे इंटरेक्शन हमारा बनता है। ये सारी जगहों को गुप्त साम्राज्य के टाइम पर कहाँ पर है ये साइट, ये भी याद रखना। यहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्ट साइड पर भी, और आपका जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, यहाँ पर भी ये धीरे धीरे इसने अपना कंट्रोल बनाया। फिर ईस्ट कोस्ट पर भी हम देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि धीरे धीरे हर एक जगह को गुप्ता डायनेस्टी ने कवर कर लिया था अपने टाइम पर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पे काम आएगा, क्या कि आखिरकार क्या कारण है कि गुप्ता एम्पायर राइज हुआ, कोई बता सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितनी चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। देखो रीजंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले इन सब की इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, बताओ? आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, इतनी सारी डायनेस्टी आपने पढ़ी होंगी, एम्पायर, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, कभी भी कहीं भी पढ़ो, सबकी इकोनॉमी किस पर चलती है? लैंड। एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर है तो मेनली, चलो एग्रीकल्चर है, तब आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड माना जाता है। जैसे आज जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड, वो उतना वेल्दी पर्सन माना जाता है, मतलब जिसके पास जितनी जमीन है वो उतना अमीर होगा, यही होगा। तो अभी हमारा मेन जो काम होता है वो क्या है, शुरू से जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि, जो हमें कहाँ पर कौन सी साइट में देखने को मिलता है, वो भी नोट कर लो। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा, लाइक जब न्यूलिथिक के टाइम पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो हमारे जो नोमैडिक खाना बदोशी लोग थे, वो कहाँ पर जाकर सेटल हुए? क्योंकि पहले तो वो माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब आप जब कहीं सेटल होगे तो अपने अकॉर्डिंग थोड़े होंगे कि हमारी जो पसंद होगी, नहीं, आप ऐसी जगह पर सेटल होगे जहां पर जो आपका मेन काम है, ये आपको करना है, और उसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। फर्टाइल लैंड कहाँ मिलेगी? जहां आसपास रिवर होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह जाके सेटल होना है जहां पर लैंड फर्टाइल हो और जहां पर आपका काम बन जाए, चाहे वो एरिया आपको पसंद आए मत आए, लेकिन हमारा काम वहीं बनेगा ना, तो उस काम को करने के लिए आप वहां पर सेटल होते हो। ठीक है, ये साइड बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये एक कारण था जिसकी वजह से आपका गुप्ता साम्राज्य क्या हो रहा है, इसका राइज यानी इसका उदय हो रहा है। पहला रीजन याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके पास सबसे ज्यादा एक्सेस था किसका? आयरन ओर का। आयरन ओर का साइट भी याद रखना, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आयरन ओर की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा साउथ, बिहार के साउथ में। बिहार तो आएगा, लेकिन एग्जाम में ना साउथ, नॉर्थ ये चेंज करते रहते हैं। हमें ये तो याद रहता है कि हमने बिहार पढ़ा था, लेकिन फिर बाकी हम भूल जाते हैं। और दूसरा सेंट्रल इंडिया याद रखना। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका जो ट्रेड किया करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, सिल्क ट्रेड किसके साथ करते थे? बेजेंटाइन एम्पायर के साथ। बेजेंटाइन एम्पायर पढ़ा है किसी ने या सुना है? ये किसके बाद आया था? आप में से कितने ऐसे जिन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिए?
मास्टर कंप्लीट आप में से किसी ने भी नहीं किए क्या? मैम मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। ठीक है, और बाकी सबका मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए मैम अभी दिए। तो ये गुप्ता दिसंबर वाले। हाँ डायनेस्टी जी, तो पढ़ा होगा सभी ने, पढ़ी है गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी। है ना? 104 105 दोनों में था ये टॉपिक। देखो, जब मास्टर कर रहे हो और जो भी सेकंड ईयर कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ो बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ना, तभी नेट एग्जाम में आपको काम आएगा। ये नहीं हो कि आप सिर्फ इग्नू के या जिस भी यूनिवर्सिटी से करते हो, ये ना हो कि आप सिर्फ उस एग्जाम को क्रैक करने के बेस पे पढ़ो। नहीं, उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना या नोट्स प्रिपेयर करना जिससे आप नेट एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले। ठीक है, इग्नू का सोर्स बहुत अच्छा है और उससे आपका पूरा बेसिक के साथ एडवांस लेवल भी क्लियर होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ये इसीलिए क्योंकि आप नेट एग्जाम भी देने की सोच रहे हो। ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ करना है, करना है तो करना है और क्लियर भी करना है। ठीक है, तो अभी से पढ़ोगे तो जून नहीं तो दिसंबर में तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो सेकंड ईयर पढ़ोगे, ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो, कि ये भी आपका इस नेट का सिलेबस है। कंप्लीट मास्टर में जितने टॉपिक्स है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रूलर्स के बारे में। इम्पोर्टेंट रूलर्स अगर हम देखें तो गुप्ता साम्राज्य में अभी मैंने आपको बताया कि इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी? श्रीगुप्त ने। और इनका टाइम पीरियड 240 से 280 एडी ईस्वी का माना जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो बने थे वो मैंने आपको बताया था, घटोत्कच। इसका टाइम पीरियड 280 से 319 एडी का है। अब देखो, ये जो रूलर्स हुआ करते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ ना टाइटल अडॉप्ट किया करते हैं, समझ रहे हो? यानी उपाधियां जिसे हम कहते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, किसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? तो ये दो राजा जो है ना, इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? महाराजा का। और आगे अभी हम और पढ़ेंगे तो आपको बाकियों का भी पता चलेगा। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि इन रूलर ने क्या करा है आपके। अच्छा, हमने इतनी चीजें पढ़ ली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर एक डायनेस्टी की एक कैपिटल होती है, यानी इसकी राजधानी। गुप्ता डायनेस्टी की राजधानी क्या होगी? मगध। नहीं, मगध तो किसी की भी कैपिटल नहीं है। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक ऐसी जगह है जो मैक्सिमम डायनेस्टी की कैपिटल बनी है। और पाटलिपुत्र की अगर मैं बात करूं तो आज प्रेजेंट डे में ये आपको पटना बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर की कैपिटल ये याद रखना। और मैंने अभी आपको बताया ही कि जो एक्चुअल में जो गुप्ता साम्राज्य की जो शुरुआत है 4th सेंचुरी एडी में शुरू होगी। ठीक है, और धीरे धीरे ये अपना पावरफुल बनना स्टार्ट होगा। देखो, सातवाहन डायनेस्टी ने डेक्कन पार्ट में रूल किया था, कुषाण ने नॉर्थ इंडिया पर किया था। ये भी याद रखना, जब पढ़ोगे आप स्टार्ट किया होगा तो उसमें ये चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद आपकी ये गुप्ता डायनेस्टी आई। और अगर हम बात करें, जो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ये आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर आपके बने। बाकी श्रीगुप्त और घटोत्कच तो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पाटलिपुत्र आपको याद रखना है। गुप्ता एम्पायर में हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटी और ये सारी बातें। और अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र मैंने आपको बताया। और अभी इस कैपिटल में हम ये भी देखेंगे हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ना, आपके इस डायनेस्टी के टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है? ये किसको प्रमोट करेगा? लर्निंग को एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। एक बात और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी को आप सभी गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हो। स्वर्ण काल, ये सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा क्यों कहते हैं हम इस पीरियड को गोल्डन पीरियड? के चलाए थे क्या किया था? कनिष्क के टाइम पे चलाए थे वो तो। सॉरी। नहीं, गोल्ड कॉइन्स आए थे। देखो, इंडिया में गोल्ड कॉइन्स लेकर आने वाले कुषाण डायनेस्टी है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने इशू किया था वो ये था। कौन?
गुप्ता डायनेस्टी। दूसरी चीज, गोल्डन का मतलब है अच्छा जो आपका टाइम था, इन्होंने अपने टाइम पर, इनके टाइम पर अच्छी इकोनॉमी आपको मिलेगी, कई आर्ट और अच्छा आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर ये सब चीजें बहुत अच्छी थी, हाँ और जी, कई इसलिए आर्ट और आर्किटेक्चर आपका स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे हमने काम करे, नई नई चीजें स्टार्ट करी, ठीक है, लर्निंग जो मैंने आपको बताया, आपकी यूनिवर्सिटीज खुली, तो ये एक अच्छा समय था, इसीलिए हम इसको गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में ये भी आता है कि हम इसको गोल्डन पीरियड कहते क्यों है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब हमें इस टॉपिक की क्या होगी, प्रॉपर तरीके से डीपली नॉलेज होगी, नॉलेज होगी। अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये नेट एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि बेसिक नॉलेज से आप इसको सॉल्व कर पाओ, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो, आप लोग पढ़ो, और पढ़ना कैसे, उसी सीक्वेंस में जिस बेस पर आपका एग्जाम आता है, ठीक है, ये हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले से मैंने आपको बताया ना, क्रोनोलॉजिकल बेस क्वेश्चन आता है, तो पहले तो हर टॉपिक को शुरू करने से पहले उस बेस पर अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन करना है, इतना टाइम थोड़े कि दोबारा से हम सब कुछ पढ़ेंगे, नहीं, सिर्फ क्या पढ़ना है, वो नोट्स बने अभी से रहेंगे, तो एग्जाम टाइम में वही काम आने वाले हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे आपके गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड यानी गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि पहला क्या, इसका जो टाइम पीरियड है गोल्डन पीरियड जो माना जाता है 320 से 550 एडी का यानी ईसवी का माना जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ये वो टाइम था जब गुप्ता डायनेस्टी ने आपका यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, किस बेस पर, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, ठीक है, लिटरेचर यानी कला, साहित्य, साइंस में भी हमें देखने को मिलता है, यानी आपका विज्ञान, और कल्चर यानी संस्कृति, ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें कई सारे और भी इम्पोर्टेंट चीजें देखने को मिली, लाइक आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत यहाँ पर हुई, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, मेडिसिन की बात यहाँ पर ये करते हैं, फिलोसफी, ये सारी चीजें हम गुप्ता पीरियड के टाइम पर देखते हैं, इसीलिए हम इसको गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज अगर हम ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पर क्या है कि इनकी जो लिटरेचर में यानी जो ये साहित्य है इसमें भी कंट्रीब्यूशन आपको मिला, और ना मैक्सिमम जो इसमें लिखी गई है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है आपकी ये बुक, संस्कृत में। और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर जो आपके फेमस कवि थे यानी फेमस जो पोएट थे वो कौन थे, कालिदास, जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हमें इतना याद रखना है कि ये एक पोएट थे, और ये इन्होंने मैक्सिमम यहाँ पर कौन सी बुक लिखी और गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड इन्होंने कौन सी बातें हमें बताई हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर क्या होता है, इन्होंने आपके हिंदुज्म का भी प्रमोशन किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही आपको इसमें मिलेगा, अच्छा खासा फ्लोरिश बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म और जैनिज्म यानी जैन धर्म भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये गोल्डन पीरियड से रिलेटेड आपको अपने एग्जाम में ये चीजें याद रखनी है जो हमसे पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपने रूलर्स भी देख लिया, अब हमें किस रूलर ने क्या काम किया और सबकी जो मेन काम है किसने क्या क्या किया वो हमें पता होना चाहिए। चलो रूलर्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि इनके टाइम पर किसने क्या काम किया, वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन पहले और भी चीजें हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, मैंने भी आपको रूलर्स के बारे में बता दिया, चलो बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में बताया कि उन्होंने कौन कौन से टाइटल आपके अडॉप्ट करे। अब हम बात करेंगे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जब हमारे राजा बने, तो ये आपके इस टाइम पर इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 319 से 320 क्या 335 एडी यानी ईस्वी का माना जाता है, ठीक है। आप गुड इवनिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इन्होंने आपका यहाँ पर कौन सा काम करा, यानी इन्होंने भी ना एक टाइटल अडॉप्ट किया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन दोनों ने तो महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने आपके महाराजा अधिराज ये टाइटल अडॉप्ट किया, ठीक है, ये याद रखना। महाराजा अधिराज से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इन्होंने
ये जो टाइटल लिया इसका मतलब क्या है? द ग्रेट किंग ऑफ किंग होता है ना, राजाओं के भी राजा। तो ये वो मानते थे अपने आप को। तो ये हम जो टाइटल लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? ताकि हम अपने आप को सुपीरियर दिखा सके। ये हमारा मेन पर्पस होता है। बाकी ये भी आपके कौन सी कैटेगरी से बिलोंग, बीइंग ये वैश्य थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो शादी की थी वो किसके साथ की थी? क्षत्रिय के साथ। क्षत्रिय यानी जो सेकंड नंबर के आपके ब्राह्मण क्षत्रिय आते हैं ना, क्षत्रिय की प्रिंसेस के साथ इन्होंने मैरिज की थी, याद रखना। और ये खुद वो थी वैश्य, जो पीछे भी अभी मैंने आपको बताया, लिच्छवी, ठीक है। उनका नाम था कुमारा देवी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कुमारा देवी के साथ आपको यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको जो पॉलिटिकल पावर है इनकी और भी बढ़ी, ठीक है। अब लिच्छवी ने यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जगह है आपकी, जहाँ की ये प्रिंसेस थी, तो यहाँ पर ना गण संघ आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में, ये स्टैब्लिश था यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए कि ये इन्होंने अपने समय पर यानी इनके समय पर हमें किसी भी तरीके का कोई भी इंस्क्रिप्शन यानी आपके शिलालेख या अभिलेख या फिर कोई भी कॉइन्स यानी भी सिक्के नहीं मिलते, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो हमें क्या लगता है कि इंस्क्रिप्शन तो हम मौर्यन डायनेस्टी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट से रिलेटेड भी कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन या कॉइन मिला ही होगा, हम उसको करेक्ट करके आ जाते हैं। लेकिन याद रखना ये स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ पर क्या है कि हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स चंद्रगुप्त के टाइम पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। फिर आएंगे आपके स्कंदगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त इनके बेटे थे, नेक्स्ट रूलर ये बने। अब इन्होंने अपने टाइम पर क्या करा उनके बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था 335 से, ठीक है, और 375 तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया, ठीक है। अब इन्होंने रूल किया तो क्या हुआ, ये आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के ऑब्वियस एल्डेस्ट सन थे। और यहाँ पर आज अगर हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानना है तो कोई बता सकता है वो कौन सा सोर्स होगा जिसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है? कोई भी बताना चाहे। किसी को भी नहीं पता? देखो, समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना, जहां ये वर्ड है बहुत क्वेश्चन आता है, मैच के फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट में भी आता है। वो आता है क्या कि समुद्रगुप्त के बारे में आज हमें कहीं से भी कुछ पता चलता है तो वो आपको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, या फिर जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? ये सब अभी आप मास्टर में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। बताओ, प्रशस्ति का मतलब क्या है? दोनों नाम याद रखना, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है कि इन दोनों में मिलता होगा, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। और ये जो सोर्स है यानी हमारा जो ये इंस्क्रिप्शन है या फिर ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसको लिखा किसने? तो याद रखना, कभी भी किसी भी रूलर के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? उसका कोर्ट पोएट, यानी उस राजा के टाइम पर जो भी उसका कवि दरबार होता है ना, वो उस राजा के बारे में हमें सारी चीजें बताता है कि उनके टाइम पर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ कैसे किया, वो कौन से रिलीजन में बिलीव किया करते थे और उनकी क्या क्या पॉलिसी रही। वो सब कुछ कौन बताएगा? जो उनके कोर्ट पोएट होते हैं। समुद्रगुप्त के टाइम पर याद रखना, इनके कोर्ट पोएट कौन थे? हरिसेन। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त से रिलेटेड हमें सारी चीजें बताई कि उन्होंने अपने टाइम पर कितना कौन कौन सी टेरिटरी को जीता और क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। और ना इन्हें अ, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कौन सा टाइटल लिया, इनका भी टाइटल याद रखना। तो समुद्रगुप्त ने जो आपका टाइटल अडॉप्ट किया था ना, वो था आपका विक्रम आदित्य, ठीक है। तो विक्रम आदित्य का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था, समुद्रगुप्त ने। इनका सबका टाइटल अलग अलग है, याद रखना। तो ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, और हमें यह है कि किसने कौन सा लिया वही आपको एक्चुअल में याद रखना है।
समुद्रगुप्त में जो नेक्स्ट चीज है कि समुद्रगुप्त जो रूलर था, इन्होंने आपके अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। अच्छा, ये कौन सा यज्ञ होता है? ये क्वेश्चन भी आता है, कौन बताना चाहेगा? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जहां भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, वो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट मेंशन कर लेना। जहां भी आप अपना नोट्स बनाओ उसको जरूर लिखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अश्वमेध यज्ञ जो है आपके इस गुप्ता डायनेस्टी में, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्म किया। मतलब अश्वमेध यज्ञ जो है आपके पुष्यमित्र शुंग के बाद जिसने इसको परफॉर्म किया वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो ये आपने शुंग डायनेस्टी पढ़ी होगी, कण्व डायनेस्टी ये पहले आती है मौर्यन डायनेस्टी के बाद, तो ये सारी चीजें याद रखना। तो शुंग डायनेस्टी के बाद, ये आफ्टर पुष्यमित्र शुंग के बाद किसने, यानी कौन से रूलर ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था? वो थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको चीज याद रखनी है। और अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त में एक चीज और आती है। अच्छा, अशोक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी सभी को। अच्छा, अशोक की पॉलिसी क्या थी? वायलेंस या नॉन वायलेंस? बताओ। अशोक की पॉलिसी अगर हम देखें, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, इतना तो मास्टर्स कर, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस है ना, मतलब पीसफुली हमें काम करना है। कलिंग वॉर तक तो डेफिनेटली वायलेंस रहा, लेकिन जब कलिंग वॉर के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना है, अब जो भी काम होगा शांति से होगा। हमारी जो पॉलिसी है अशोक धम, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वो रहा कि अब बुद्धिज्म हमें को अडॉप्ट किया। धर्म के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। लेकिन अब ये मैंने चीज यहाँ पर क्यों बताई? जस्ट बिकॉज आपके जो समुद्रगुप्त थे वो अशोक की जो पॉलिसी है ना, पीस या नॉन वायलेंस, इसके अपोजिट थे ये, इसलिए मैंने ये लाइन बताई, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये लिख लेना कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अशोक ने बेशक अपनी ये पीसफुली जो या नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है इसको फॉलो किया था, लेकिन ये इसके अपोजिट थे। डेफिनेटली इस रूलर की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही रहे हो कि हम इसी के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई समुद्रगुप्त ने, वो क्या है? कॉन्क्वेस्ट, जीतना ही जीतना है, सामने वाली टेरिटरी में अपना विस्तार करना है। ठीक है, इन्होंने रिलीजन के बेस पर, यानी समुद्रगुप्त ने रिलीजन के बेस पर विस्तार नहीं किया था, इन्हें तो बस कॉन्क्वेस्ट करना है। इसकी अशोक की पॉलिसी के बेस पर ये नहीं थे। ठीक है, ये किसको फॉलो कर रहे थे? पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी आपको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, वायलेंस करना है, जो हम करते हुए आ ही रहे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। अब अगर हम देखें तो कुछ जगहें भी है जो इसने कॉन्क्वेस्ट किया था, लिख लेते चलो एक आध, ये भी बहुत लेंथी टॉपिक है। कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसने जो अपनी कंट्री को जो कॉन्कर किया, उसको इसने ना कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 5। ठीक है, जितनी भी इसने टेरिटरीज को कॉन्कर किया था। अब वो 5 जो है वो कौन कौन से? सबसे पहला जो हिस्सा इन्होंने अपने कंट्रोल में किया था वो था आपका गंगा यमुना द्वाब, ये पांचों भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो हिमालय फ्रंटियर वाला जो एरिया होता है ना, वो इन्होंने नेक्स्ट किया। तो फ्रंटियर स्टेट, इसमें कौन सा स्टेट आता है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका असम, नेपाल, बंगाल। अब मैप के अकॉर्डिंग आप समझ ही गए कौन सा हिस्सा है, पंजाब। ऐसे और भी थी, मैंने कुछ मेंशन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका फॉरेस्ट वाला जो एरिया है। ठीक है, इसको डिवाइड करा और इस जगह को इन्होंने कॉन्कर किया था। मतलब विंध्या रीजन वाला जो आपका हिस्सा है ना, वो इन्होंने नेक्स्ट जीता। उसके बाद नेक्स्ट वन है दक्षिण पंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पंथ से समझ में आ रहा है साउथ वाला जो आपका रास्ता है, दक्षिण मतलब साउथ होता है ना, वहां पर इन्होंने अपना विस्तार किया। ठीक है, और किसने अगेंस्ट है? कितने रूलर आपको मिलेंगे? 12। आपके एग्जाम में 9 मेंशन करेंगे, 8 मेंशन करेंगे, बट आपको क्या याद रखना है कि इसमें कितने रूलर थे? 12 रूलर ऑफ ईस्टर्न डेक्कन। डेक्कन भी पूरा नहीं था क्योंकि डेक्कन तो साउथ इंडिया में ना, उसका और आपका पूरा दक्षिण भारत। ठीक है, यहाँ पर ये पहुंचे इवनली
कांची जो कि आपका तमिलनाडु में, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने अपना विस्तार किया। और लास्ट जो इसने अपना किसके अगेंस्ट लड़े, शक डायनेस्टी के अगेंस्ट और आपके कुषाण डायनेस्टी, जो कि ये दोनों डायनेस्टी उस टाइम पर अफगानिस्तान पे रूल कर रही थी। तो यहाँ पर इसने अपना कंट्रोल बनाया, किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो ये पांचों हिस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे तिनाई कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने MHI 106 में, तो उसमें भी देखा ना आपने, आपका फॉरेस्ट एरिया अलग हम पढ़ते हैं, कोस्टल रीजन हमने अलग पढ़ा, प्लेट्यू वाला अलग, सेम एज इट इज ये वही चीज है, आप समझ के चलो। ठीक है, ये हुआ। और अभी मैंने आपको बताया कितने रूलर थे दक्षिण पंथ में, 12। एग्जाम में 9, 8 ऐसे देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, समुद्रगुप्त को हम किस नाम से जानते हैं, या इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, या इन्हें कहा जाता है, वो है आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया। कितने लोग थे आप में से ऐसा जिनको ये बात पता थी? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो टाइटल है, यानी ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है, तो क्या बताओगे? VA स्मिथ ने। ठीक है, VA स्मिथ ने बताया था। अच्छा, ये टाइटल दिया क्यों था? कभी भी हम अगर कोई बात कहते हैं तो ऑब्वियस है, अगर मैंने किसी को कोई नाम दिया है तो उनमें वो बात होगी तभी दिया है। तो कोई आइडिया लगा सकते हो कि ये टाइटल VA स्मिथ। साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया था ना मैम, यस। इसलिए। और जैसे ये नेपोलियन ने किया था, इसलिए समुद्रगुप्त ने। फिर यहाँ पर मेन क्या है कि ये हारे नहीं, ज्यादातर चीजों में ये जीते थे, लोगों को इन्होंने हराया था, इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किया। साथ ही साथ जो समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने बहुत सारे अपने टाइम पर गोल्ड और आपके सिल्वर कॉइन यानी सोने और चांदी के सिक्के यहाँ पर इन्होंने वो किया था, इशू किया था अपने टाइम पर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इनके जो वो थे कोर्ट पोएट, तो उनके टाइटल जो थे, क्योंकि ये आपके पोइट्री लवर थे, म्यूजिक लवर थे, तो कविराज के नाम से भी जानते हो। ये पॉइंट भी याद रखना। ये किसके बारे में, ये सब आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारी बातें याद रखनी है। नहीं मैम, नहीं। सभी को क्लियर हो रहा है कि आप अगर आप खुद आगे भी कंटिन्यू करोगे, जो भी आप लोग खुद से पढ़ रहे हो, तो आपको अब आइडिया हो गया कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखो ऐसे ही आपके अब चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे और स्कंदगुप्त आएंगे, कुमारगुप्त आएंगे, सारे रूलर आएंगे। तो ये कंटिन्यू करो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी ये पढ़ना चाहोगे? क्योंकि अब थोड़ा टाइम है हमारी क्लास में, तो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बताओ, रूलर्स को ही कंटिन्यू रखूं या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बता दूं? जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना मैम, वहीं से। मैम रूलर को कंटिन्यू रखूं? ठीक, ज्यादा क्वेश्चन देखो। मैम आप आर्किटेक्चर्स का जैसे आप आर्किटेक्चर का भी अगर बता सकते हैं, तो अभी आपने कंटिन्यू करा है ना, जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे उन्होंने जो जो कंस्ट्रक्ट कराया हो। देखो आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैं ओके। चलो आपको इसमें मैं बता देती हूँ। अदरवाइज अगर हमें आर्ट और आर्किटेक्चर, देखो अगर आपको पढ़ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एंशियंट हिस्ट्री का एक आर्ट और हम्म। आर्किटेक्चर का एक सेपरेटली स्टडी करो, जिसमें सिर्फ आर्ट और ओके। आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे। या उससे क्या होगा ना, कभी ओके। भी मिक्सअप नहीं होगा। अब पहले 2 से ओके। 3 साल का जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, तो उसमें वो चीज देखो कि हम्म। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन किस पर आते हैं। कभी नेट जो एग्जाम में पूछता है, उसका मेन फोकस कभी आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पर होगा, कभी वो इकोनॉमी पर चले जाते हैं, कभी वो आर्ट और आर्किटेक्चर पर चले जाते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, किसी भी ओके। टॉपिक को जब आप पढ़ते हो, तो पहले PYQ एनालाइज करना, ठीक है? और फिर आप देखना कि अभी लास्ट के खास तौर से लास्ट 2 इयर्स आपको करना है, 26 चल रहा है ना, 24 और 25 पूरा साल में 2 बार होता है ना, तो 4 क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना और देखना इनमें से कौन से टॉपिक पर ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऐसा नहीं कि अदर टॉपिक पे काम हमें करना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले क्या कर, आर्ट और आर्किटेक्चर देखो करने का सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया, पहले एंशियंट हिस्ट्री की आर्ट और आर्किटेक्चर उठाओ और सारे टॉपिक आपका स्टोन एज से लेकर कंप्लीटली
वर्धन डायनेस्टी जो हम करते हैं, ये लास्ट है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद तो अर्ली मेडिएवल की शुरुआत हो जाती है। एक साथ ही सबका आर्ट और आर्किटेक्चर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कोई भी ओके मैम। चीज आप भूलोगे नहीं। और यहाँ पर, और जब आप टॉपिक वाइज कर रहे हो तब उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर मत पढ़ना उसे, क्योंकि वो आपने सेपरेटली किया। क्योंकि देखो, आर्ट और आर्किटेक्चर का जो हमारा टॉपिक होता है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मैं अभी आपको इतने टाइम से, ये 1 घंटा होने वाला हमारी क्लास को, गुप्ता डायनेस्टी जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की आर्ट और आर्किटेक्चर की क्लास करेंगे ना, तो 1 घंटा और लगेगा, सिर्फ इसका आर्ट और आर्किटेक्चर बताऊंगी तो। क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें उसमें आनी चाहिए और उसके बारे में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वो सब तो हम क्लासेस में करते ही हैं, लेकिन जैसे आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग खुद भी जब पढ़ोगे, तो मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है, कि आपको क्या सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर पे काम करो। अच्छा, ज्यादा रहेगा तो चलो ठीक है, यूट्यूब पर एक मैं आपके लिए एक आर्ट और आर्किटेक्चर की एक कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको उसमें बता दूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे कवर करना है। जैसे ही इंस्टेंट कवर कर लो, मेडिएवल पर आ जाना, फिर मेडिएवल के आर्ट और आर्किटेक्चर को करना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप फिर ना सॉल्व कर पाओ। लेकिन अगर आप टॉपिक बेस पर करोगे तो कंफ्यूजन हो जाती है, किसमें क्या था, नहीं हो पाता। क्योंकि ये भी एक लेंथी टॉपिक होता है, किसी भी डायनेस्टी से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। अब किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये चीजें तो आप लोग फिर भी पढ़ लोगे, लेकिन अगर कैसे पढ़ना है, किस चीज को फॉलो करना है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं आपको सभी को बता दूंगी कि वो चीज फॉलो। कभी कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझसे कि मैम मैंने आज ये करा, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कैसे। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, गाइडेंस बिल्कुल ले सकते हो, कोई इशू नहीं। जरूरी नहीं है बैच लेना ही है तभी आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा, नहीं। आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, लेकिन टारगेट बना के मैम मेरा पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल पूछो। मैम जस्ट मेरा एक डाउट था कि जैसे अगर हम अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारी मास्टर्स की बुक होती है, ठीक है, तो कोई टॉपिक अगर हमने कवर करा है, जैसे मानिए अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम अपना 6th या 12th या जिस भी हमारी एनसीईआरटी में है, उसके साथ साथ उसको कवर करें, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दैट जर्नी, सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। ओके मैम, सो या हम पहले अपना एनसीईआरटी पूरा कवर कर लें, उसके बाद हम अपना जो स्टैंडर्ड बुक है और फिर हमारी मास्टर्स बुक है उस पे जाएं, या हम एक टॉपिक टू टॉपिक जाएं। जैसे अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मैंने उसका एक टाइम पीरियड बनाया कि ओके, विद इन 10 days, ठीक है, मुझे अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट करना है। अब चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे मेरा बैचलर्स हो, चाहे मेरे मास्टर्स की बुक हो, या मेरी जैसे एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह होती है एक, या मेरी वो बुक है, और सिर्फ एक ही टॉपिक मैंने लिया है, और उसमें ही मैं सिर्फ अगर 2 या 3 साल के पीवाईक्यूज लगा रही हूँ, ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी, या वन बाय वन मैं अपनी चीजों को कंप्लीट करूँ कि पहले सारी एनसीईआरटी में जितने चैप्टर है वो कंप्लीट करूँ, या फिर धीरे धीरे मतलब बिग लेवल पे जाऊं, एनसीईआरटी करी, फिर मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक करी, उसके बाद मैं अपने मास्टर्स की बुक को टच कर रही हूँ। देखो, अब आप सभी को पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, और पूरी कोशिश करना ये फॉलो करोगे तो ही जून तक कर पाओगे। जून नहीं तो चलो दिसंबर में, तो वो आपकी चॉइस है कि आपने क्या टारगेट बनाया। बेसिक से एडवांस, सबसे पहले हिस्ट्री के लिए बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, जो कि यहीं से निकलेगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी नहीं है, कोई नहीं पढ़ना, देखिए पहले मैं आपको पूरा बताती हूँ, फिर अदर ऑप्शन बताऊंगी। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी हमें आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक, अगर आपका बेसिक क्लियर है तब तो नहीं, आपको नीड है कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा, बेसिक नॉलेज होगी कब किसने क्या किया था, सिर्फ बेसिक। उसके बाद हम एडवांस पर जाते हैं। अब हमें पढ़ना कैसे, मान लो जैसे अभी आपने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने एक टॉपिक स्टार्ट करा है। ये टॉपिक जब हमने स्टार्ट करा तो आपको सिर्फ इस एनसीईआरटी से, जो कि क्लास 6 में मिलेगा, सिर्फ इंडस वैली पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ इंडस वैली का टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। इग्नू की बुक्स प्रेफर कर रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, अच्छी बुक है, करनी भी चाहिए। तो इग्नू की बुक से आप फिर यही सेम टॉपिक पढ़ो, ठीक है। और फिर उपेंद्र सिंह, आर्य शर्मा, आपने जो भी लिया है, उपेंद्र सिंह अच्छी है वैसे, ये कर सकते हो। यहाँ से भी पढ़ना है, क्योंकि ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग है ना,
मतलब बहुत लेंदी है। आपको अपने स्टडी को टाइम भी देना पड़ेगा अगर ये बुक पढ़ रहे हो तो। ये बुक पढ़ने का सही तरीका है ये, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले क्या करो, अपना ये बेसिक क्लियर करो, मतलब इतनी नॉलेज हो आपको इस टॉपिक में क्या क्या चीजें आती हैं, इंडस वैली हो, मौर्यन हो, गुप्ता हो, कोई भी हो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा, उसके लिए पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन तो हम तब देखेंगे ना जब हमें पता होगा कि हाँ इसके अंदर ये टॉपिक भी इंक्लूड है, लेकिन हमें ये आइडिया ही नहीं होगा तो आप डीपली समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, एक बेसिक नॉलेज रख लो कि इस टॉपिक में ये चीजें होती हैं। हमें ये नॉलेज हो गई, अब प्रीवियस ईयर एनालाइज करना है और लास्ट के 2 से 3 ईयर के एनालाइज करना। वैसे तो सॉल्व हमें पूरे 10 साल के ही करने हैं, लेकिन एनालाइज अभी सिर्फ आप 2 से 3 के कर लेना। इंडस वैली तो ऐसा टॉपिक है जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन आपको कोई भी टॉपिक हो तो अब हमें क्या करना है, पीवाईक्यू से जब एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, लाइक टाउन प्लानिंग हो, इकोनॉमी का सेक्शन हो, डिक्लाइन हो, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो नोट कर लो, ठीक है। ऐसे लिखना, क्वेश्चन मत नोट करना, ये नोट करना कि सेक्शन कौन सा सबसे ज्यादा पूछा जाता है और उस पर हाईलाइट कर लेना कि मान लो टाउन प्लानिंग पे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उस पर काम करो। अब उस बुक को उठाओ, यानी ये उपेंद्र सिंह, अब उससे रिलेटेड जहां से जितनी इंफॉर्मेशन बना सको सॉल्व करो। जब आपने ये करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वैसे तो इन दोनों को भी करोगे तब भी वो क्वेश्चन निकाल पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल हो जाएगा। इग्नू का पढ़ना है तो बी और एमए दोनों की बुक मिलाकर पढ़ना, सिर्फ मास्टर पढ़ने से टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। बी और एमए हिस्ट्री का दोनों की जो इंडस वैली का टॉपिक निकालोगे तब उसमें, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इस बुक से तो सब हो जाएगा, अगर इग्नू नहीं करनी वो आपके ऊपर, वैसे पढ़ा है तो ऑब्वियस है इग्नू का सोर्स बहुत अच्छा सोर्स है कि इस हम अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। सारे टीचर ये बोलेंगे जरूर कि करना है, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लेंदी बुक है ना। तो अभी मास्टर कर रहे हो तो अभी करने का ज्यादा फायदा है, क्योंकि बाद में आप उतना डीपली पढ़ोगे नहीं। तो ये आपको करना है और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर आपने देखना कि हम उस क्वेश्चन को कितना, और इससे बाहर आपका एग्जाम जाएगा नहीं। पहली बात तो जब आपने अपना बेसिक क्लियर किया और इग्नू की बुक कर ली तो बहुत नॉलेज हो जाएगी कि उपेंद्र सिंह आराम से कर लोगे। उपेंद्र सिंह के लिए तो ये एडवांस लेवल, थोड़ा जब टफ आता ना कि किस साइट में कितना डीपली हमें क्या क्या चीजें मिली, तो वो हमें इन बुक से नहीं मिलती, वो यहाँ ही मिलेगा आपको। इग्नू की बुक में मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन उसके लिए ध्यान से पढ़ना होगा। इग्नू की बुक आपने उतनी उससे नहीं पढ़ा, उपेंद्र सिंह करना, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है, वरना इंडस वैली पढ़ने जाओगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा आपको एक ही टॉपिक को करने में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, उस टॉपिक को उठाओ कि सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट आता है, बाकी सबकी नॉलेज रखो, ठीक है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को निकाल सकें। बाकी सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा सेक्शन से आता है उस पर आपको मेहनत करनी है। और उसके बाद जितने मैम एक चीज पूछनी। पूछो। वीकली जितनी हो सके ना प्रैक्टिस जरूर करना, यही सजेस्ट करूंगी। पूरे हफ्ते में जितने भी टॉपिक आपने सॉल्व करे, पूरी कोशिश करो कि वीकली उसका प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। हाँ पूछो, कौन किसको। मैम जैसे ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये कहाँ मिलेंगे? आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, कोई वो कर सकते हो, नेट से भी डालकर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बुक भी ले सकते हैं, आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स मिल जाती हैं। और मैम जैसे कि इसमें हिस्ट्री में एशियंट, मॉडर्न और जो मेडिएवल बुक है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक जैसे प्रिपेयर करते नेट के एग्जाम के लिए? इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये क्लास अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, इसका टाइमिंग होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है। जो हमारा ग्रुप है ना उसमें मैं शेयर कर दूंगी कौन से बुक आपको लेनी चाहिए और कौन से टॉपिक से ज्यादातर अभी क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जितना सिलेबस है सबकी नॉलेज रखो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जहां से ये क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे। तो ये मत सोचना जैसे हम इग्नू में क्या करते हैं, कोई भी अदर एग्जाम करते हो तो कुछ टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम निकल जाता है, यही होता है ना। इसमें ऐसे चांसेस नहीं होते, इसमें हमें हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपके एग्जामिनर ने क्रोनोलॉजिकल बेस भी क्वेश्चन पूछा
अब चाहे वो आपका कुषाण, सातवाहन, गुप्ता, उससे पहले मौर्यंस, बेशक ये कुषाण सातवाहन से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना किस डायनेस्टी के बाद कौन सा आया, किसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया, किस रूलर लास्ट रूलर कौन था, किसने उसको मारकर अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी डायनेस्टी पढ़ो तो उसका फाउंडर, लास्ट रूलर पढ़ो, लास्ट रूलर जो था उसको किसने मारा, वो उसका क्या लगता था। मतलब मैक्सिमम अगर आप एंशिएंट में पढ़ोगे ना तो लास्ट रूलर के जो गवर्नर होते हैं वही उसको मारते हैं। ठीक है, तो वो उस गवर्नर का नाम आपको याद रखना है और उसने फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी ये आपको करना है। ठीक है। लाइक मैम जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये ज्यादा हुआ था। नहीं, दिल्ली सल्तनत हो, जैसे मौर्यन हो, आपकी गुप्ता डायनेस्टी हो, कुषाण सातवाहन हो, सब में, शुंग हम्म, डायनेस्टी हो, सब में। ओके जैसे आपके ओके मौर्यन ओके डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहदत्त थे। बृहदत्त का ही गवर्नर था पुष्यमित्र शुंग। उसने पुष्यमित्र शुंग ने ही इसको सुंगा मारकर डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। तो ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना ओके चाहते हो तो डीपली नॉलेज ओके रखना, तभी कर पाओगे। अब देखो एक एक पहले मैं एक चीज मैम। बता दूं फिर पूछ हम्म, लेना। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, स्टेटमेंट तो एक अलग बात हुई, वो आप इजीली से कर लोगे, या इसमें फंसते हैं असर्शन और रीजन, कथन और कारण वाले क्वेश्चन में, इसी में सभी फंसते हो। नॉलेज कितनी भी हो, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न से आया था। लास्ट 2 ईयर इन्होंने इस पैटर्न को स्किप किया था, क्रोनोलॉजिकल मैच पे ज्यादा काम किया उन्होंने, इस बार यहाँ से आया। तो याद रखना, आप जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा टफ लेवल की करना, इजी पर मत जाना। इस बार इजी एग्जाम आया था बाकी अदर ईयर्स के कंपैरिजन में देखे तो, लेकिन आपको क्या करना है, आप हार्ड लेवल जितना हो सके ऐसे क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब हमें अच्छे से आपको नॉलेज होगी तब। जैसे अभी आज की क्लास में आपने देखा ना, आप लोगों ने खुद एनालाइज किया होगा हमें कितनी नॉलेज है, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमें इसके बारे में भी नहीं पता था। तो ये बेसिक चीजें मे बी आप में से कईयों को क्लियर भी नहीं थी, तो बेसिक पहले आपको क्लियर करना है तब एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। बाकी क्लासेस में तो देखो मैंने सभी को, जैसे हमने जो भी टॉपिक किया तो वहां पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन शेयर करती हूँ, समझ रहे हो। मिक्सअप तो बाद में आएगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, अगर जैसे मैंने आज हमने ये गुप्ता पीरियड कंप्लीट किया तो गुप्ता पीरियड के आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक उसमें फिर 100 क्वेश्चन हो, 64 हो, 82 हो, कितने भी हो, वो क्वेश्चन आराम पहले हम कॉन्सेप्ट समझते जैसे भी हमने क्लास में किया, फिर वो क्वेश्चंस, उससे बार आपका एग्जाम जाएगा नहीं। इतना हो जाएगा कि अब आप आराम से गुप्ता डायनेस्टी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप मुझे कोई चाहता है कि ठीक है क्लास नहीं लेनी, कोई बात नहीं, अगर वो क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो फिर उससे रिलेटेड भी तो मैं आप लोगों के लिए एक पूरा सेपरेटली टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैं कुछ ले आऊंगी ताकि क्लास नहीं, सेल्फ स्टडी आप लोग खुद से कर सकते हो, क्वेश्चंस हम वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी किसी को कोई डाउट हो जो डेली पढ़ रहा हो, ये आपको ये नहीं देखना दूसरे ने पूछा या वो क्या कर रहे हैं, आपको अपना देखना है। आपको कोई डाउट हो या कुछ भी हो कि मैम मुझे इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही, इसे कैसे, आप मुझसे सेपरेटली भी इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम को इजीली से क्रैक कर सको।